जय हिंद। मेरे प्रिय छात्रों में छात्राएं, गुप्ता क्लास में आपका स्वागत है। आपको पॉलिटिकल साइंस का पहला इकाई का कुछ क्वेश्चन दिए थे। आप सबको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है, और देखे होइएगा भी। रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक आया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर कहेंगे। तो आज का हम क्वेश्चन को आगे देखते हुए जितना हो चुका था उससे आगे का हम फिर यूनिट सेकंड में हम कर रहे हैं। आप सब कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। कितना आखिर लास्ट में कितना सही हुआ ये हमको बता दीजिएगा, कितना सही हुआ, और इसी से हम आपका कमेंट से ही क्वेश्चन को हम लेवल ऊपर नीचा करेंगे, ठीक है। तो कल आपको 34 तक हो चुका था। यहाँ सब आगे चलते हैं 35 से। क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? ये बोला है कौन सा राजनीतिक दल था ना, वो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर विचार पर बल दिया था। ये आपका कांग्रेस हो जाएगा। कांग्रेस इस पर बल दिया, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया था? ये आपको हम बताए थे। भारतीय जनसंघ का विलय 1977 में किस पार्टी में हो गया था? जनता पार्टी में हो गया था। किसमें? जनता पार्टी में। फिर 1980 में जनता पार्टी बन जाएगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में। इससे पहले था जनता पार्टी, था बीजेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, वो राम मनोहर लोहिया था, शायद यूपी के थे। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कौन सा पार्टी का गठन किया गया था? ये आपका हो जाएगा संयुक्त समाजवादी पार्टी। किसका हो जाएगा? संयुक्त समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने में किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ये बोला है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने में कौन सा दल का प्रमुख उद्देश्य था? ये उसका कुछ ऑप्शन में गलत हो गया था, मिसटाइपिंग हो गया था, उसको हम ठीक किए। ये होगा स्वराज पार्टी, ठीक है। तो गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने में किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ये स्वराज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री कौन था? ये यहाँ कौन होगा, कौन था, ठीक है। तो गृह मंत्री हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र हुआ देश, उस समय आंतरिक सरकार का गठन हुआ था, उस समय गृह मंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अभी वर्तमान में गृह मंत्री, वर्तमान में पूछ देगा, वर्तमान में गृह मंत्री कौन होगा? तो ये आपका हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को
भारतीय संघ में जोड़ने में कौन सा भारतीय नेता का योगदान था? ये बोल है जब देश स्वतंत्र हुआ ना, उस समय बहुत से ऐसे रियासत था वो भारत में मिलना नहीं चाहता था। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे तो सब तो मिल चुका था, लेकिन 3 था वो नाटक कर रहा था। नाटक कौन कौन कर रहा था? एक कर रहा था जम्मू कश्मीर, नाटक कर रहा था जम्मू कश्मीर, एक नाटक कर रहा था जूनागढ़, एक नाटक कर रहा था हैदराबाद, ये सब नाटक कर रहा था। ठीक है, इस सब को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो गृह मंत्री था, गृह मंत्री का ये काम होता है देश के अंदर जो भी राज्य का सीमा का आला पीछा करना, जो भी काम किया ये गृह मंत्री के अंदर आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में आचार्य होगा, आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी के स्थापना किया था? आचार्य कृपलानी है जो कांग्रेस से अलग होकर 1951 में कौन सा पार्टी बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका किसान मजदूर प्रजा पार्टी। कौन पार्टी? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? ये कोई राजनीतिक दल के नाम पूछ दिया है, वो कौन सा देश में है? कौन सा राजनीतिक दल है? संस्थागत, ये आपको मैक्सिको में चलता है संस्थागत राजनीतिक दल, मैक्सिको में। इसका आंसर होगा बी, आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? आप सब बताइए कमेंट में। द्वितीय आम चुनाव आपका हुआ था, पहला आम चुनाव हुआ था 1952, ये हो गया पहला। तो दूसरी हो जाएगा 5 साल बाद 1957, द्वितीय। ठीक है ना? बोले द्वितीय आम चुनाव कांग्रेस पार्टी के पराजय, मतलब द्वितीय आम चुनाव में कांग्रेस हारा था और जीता कौन था? साम्यवादी की सरकार बना था। यह घटना कौन सा राज्य में हुआ था? यह घटना आपका केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। देश में पहली बार केरल ऐसा राज्य था जहां स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकार न बन के दूसरा पार्टी की सरकार था, वो पहला राज्य था आपका केरल। इसका आंसर नंबर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 है कि 1960 के दशक, मतलब 1960 के दशक हो जाएगा। दशक मतलब कितना हो गया? 10। तो 1960 से हम ले लेंगे, 1960 से ले लेंगे 70 का। ठीक है, तो 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने गए। मतलब कि 1960 पर से ना कांग्रेस के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय आ गया। आप बोलिएगा कैसे चुनौतीपूर्ण समय आ गया? देखिए 1962 में चीन युद्ध हो गया था, चीन युद्ध हो गया था। ठीक है ना? उस पर से जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु हो गए थे, उस पर से फिर पाकिस्तान युद्ध हो गए थे, उस पर से फिर क्या बोलते हैं क्या, कौन थे एक और प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गए थे। आप देखिए ये 1960-70 के बीच में बहुत घटना हुआ था। गरीबी चरम सीमा पर था, 2 बार युद्ध हुआ था, 2 बहुमूल्य प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुके थे। तो ये दशक बहुत खतरनाक दशक माना जाता है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण था? एक हो जाएगा चीन आक्रमण, ये तो था ही, बढ़ती गरीबी और बेरोजगार, ये भी था। अब ऐसा काम होगा, युद्ध होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही, गरीबी बढ़ेगा ही। सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन, सांप्रदायिक क्षेत्रीय हो जाता है कि राज्यों में विभाजन हो रहा था, राज्य सब टूट रहा था। राज्य टूटेगा तो फिर उसका स्ट्रक्चर बनाने में भी खर्चा आएगा। इस सब कारण हो रहा था उस युद्ध में। इसके आंसर होगा डी, सही।
फिफ्थ में चलिए क्वेश्चन है 45। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल के प्रमुख कारण क्या थे? साम्यवादी दल का प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना। ठीक है, राष्ट्रमंडल जानते किसको बोलता है? राष्ट्रमंडल एक गेम भी होता है। तो राष्ट्रमंडल में वो देश आता है जो देश कभी ना कभी अंग्रेज का गुलाम थे, अंग्रेज उपनिवेश बनाए थे। जितना देश को उपनिवेश बनाए थे अंग्रेज पूरा दुनिया में, वो राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों के राष्ट्रीय करना, पूर्ण स्वराज एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा करना। इसका आंसर नंबर बी होगा। सारा कारण था साम्यवाद दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 1977 में अनेक समाजवादी गुट एवं समाजवादी दलों ने किस दल को अपना विलय कर लिया? ये बोला है 1977 में समाजवादी और सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक है। एक होगा समाजवादी, एक होगा कि भारतीय जनता दल था ना, भारतीय जनता दल से जनता दल होने का होगा भारतीय जनता दल। हाँ, 1977 में समाजवादी भारतीय जनता दल, सॉरी जनता दल में होगा जनसंघ होगा, जनसंघ, जनसंघ, जनसंघ उनका विलय हुआ था। किस में विलय हो गया था? भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ था 1970 में। फिर जनता पार्टी 1980 में आके भारतीय जनता पार्टी बनेगा। इसका आंसर नंबर होगा सी। थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक था। गुट निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? देखिए, गुट निरपेक्ष आपको पहला वीडियो में आपको अच्छा समझाए थे। गुट निरपेक्ष जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, कब खत्म हुआ था? 1945 में। ये जैसे खत्म हुआ उसके बाद पर से शीत युद्ध चालू हो गया। शीत युद्ध का अर्थ वर्चस्व के युद्ध। दो देश, दुनिया दो भागों में बढ़ गया। एक अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, एक रशिया नेतृत्व करता था। उसको संयुक्त सोवियत संघ रूस कहते थे। ठीक है ना, तो दोनों का वर्चस्व था, हम बड़ा तो हम बड़ा। तो इस बीच में शीत युद्ध उसको हो गया। तो अमेरिका कर रहा था, उसको पहला दुनिया ये कर रहा था, आपको सोवियत संघ रूस कर रहा था, दूसरी दुनिया उसको बोलते थे। इसके बीच में एक निकला गुट निरपेक्ष। वो किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, ना पहली दुनिया में ना दूसरी दुनिया में, किसी का सपोर्ट नहीं किया। यही बोला गुट निरपेक्ष अर्थ है कि विश्व में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ना पहला दुनिया में ना रूस को सपोर्ट करेंगे, ना अमेरिका का सपोर्ट करेंगे। हम एक न्यूट्रल प्लेस पे रहेंगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, गुट निरपेक्ष के स्थापना में योगदान दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी का स्थापना 1948 में हुआ था। समाजवादी पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ये था पार्टी रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको संविधान के पिता भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1938 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी की संस्थापक निम्नलिखित से किससे माना जाता है? स्थापित स्वतंत्रता पार्टी संस्थापक आपको राजगोपाल चारी को माना जाता है।
इसका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गुट निरपेक्ष देश में प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन। बेलग्रेड कहाँ है का? यूगोस्लोविया का राजधानी है बेलग्रेड, आपको पता है फिर यूगोस्लोविया का राजधानी बेलग्रेड है, वहाँ। ये क्वेश्चन 2025 में पूछे हुए थे फाइनल एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन 1977 में विलय हो गया था। 1977 में विलय हो गया था किस पार्टी में? तो जनता पार्टी में हो जाएंगे। जनता पार्टी, जनता दल, ये कैसे हो गया? जनता पार्टी में हुआ था, जनता दल में नहीं, जनता पार्टी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में भारतीय नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष की नींव रखने, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद की नारा किसने दिया था? ये मोरारजी देसाई दिए थे। देखिए मोरारजी देसाई भारत में पहली बार कांग्रेस के हार होके उधर जनसंघ का जीत हुआ था, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनाए गए थे। गैर कांग्रेसी सरकार, प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। ये सिर्फ 2 ही साल रहा, फिर वो बदलना पड़ा। ठीक है, इसका आंसर नंबर होगा बी। गैर कांग्रेसी सरकार कौन हो जाएगा? मोरारजी देसाई, पहली बार। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहा है कि तब 2 भागों में बट गया था। ये हो गया था 1964 में। आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती की थी। देखिए, जब देश आजाद हुआ है ना, उस समय भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या था? जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज भारत को छोड़ के गया, तो बहुत भारत में चुनौती था, क्योंकि नया लोकतंत्र की स्थापना करना था। सबसे बड़ा चुनौती क्या था कि भारत में कई धर्म, कई भाषा, भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है, बहुत भिन्नता थी। लोकतंत्र में यह बहुत बड़ा एक चुनौती हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी। बोले ना कि अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, आप देखिए थोड़ा दूर भाषा बदल जाता है, इसका कमी हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना, न्यू देश आजाद हुआ है, यह भी चुनौती था। गरीबी, बेरोजगारी बहुत बड़ा चुनौती था। इनमें से सभी, इसका आंसर नंबर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? यही हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल पाल की विचारधारा। ठीक है ना? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन 1907 को कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मतलब कि इसमें हम यह बोल सकते हैं कि सूरत अधिवेशन, कांग्रेस इतना अच्छा था ना कि उसको विभाजन करना पड़ा था, टूट गया था 2 भागों में। तो 2 भागों में एक था नरम दल, एक गरम दल में टूट गया था, वो ब्रेकअप हो गया था। फिर ब्रेकअप हो गया था, फिर दोनों को मिलान किया जाएगा, क्योंकि पूरा समय ब्रेकअप से कैसे चलेगा? नहीं चल सकता है। कब ब्रेकअप को तो मिलान करवाना पड़ेगा। ये मिलान हुआ था आपको लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन
1916। ठीक है, इसमें आपको फिर नरम दल गरम दल कांग्रेस का एक किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं आगे की ओर। कांग्रेस का प्रभाव काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभाव काल ये बोला है कि कांग्रेस का वर्चस्व कब से कब तक, ये 1952 से 1967 तक कांग्रेस का ही हर राज्य में, एक्सेप्शन कुछ राज्य छोड़ करके जहां था कांग्रेस का, हर राज्य में कांग्रेस का सरकार, देश में कांग्रेस का सरकार। यह आपको 1952 से 1967 तक कांग्रेस का पूरा वर्चस्व था, पूरा एकदम दमदार था। जिस प्रकार बीजेपी का चल रहा है लहर, उसी प्रकार उस समय कांग्रेस का भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था आपको देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलना, ये उसका मुख्य कारण था। क्योंकि औपनिवेशिक शासक था ना, औपनिवेशिक मतलब क्या होता है कि दूसरे देश आके हर तरीका से, जैसे हो गया राजनीतिक, आर्थिक स्थापित कर लेना। जैसे अंग्रेज भारत को गुलाम बना लिए थे तो उपनिवेश बना लिए, ठीक है ना। अब उससे हम छुटकारा पाएंगे तो वो क्या करता था, देश में मतभेद पैदा करता था, एक दूसरे में लड़ाता था, ठीक है ना। इस प्रकार से वो अपना शासन करता था। तो हमको अपनाना है तो उसको हटाना है औपनिवेशी को, तो उसको क्या कारण से हम हटाएंगे? मेन समस्या था ये कि देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा था, इसलिए हमको औपनिवेश को हटवाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी चुनाव दिवस भी मनाए जाते हैं 25 जनवरी को, ठीक है ना। और आपका उसमें हम साथ देख लेते हैं तो वो चुनाव आयोग कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 324। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? वर्तमान में चुनाव आयोग ज्ञानेंद्र कुमार, ठीक है। चुनाव आयोग के कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इससे पहले भी सरकार हटा सकता है, लेकिन उसका समय पीरियड 6 वर्ष का है, और उससे सरकार 6 वर्ष के आगे भी बढ़ा सकता है, ठीक है ना। उसका हटाने का प्रोसेस जटिल है, क्या बोलते हैं कि महाभियोग लाना पड़ता है चुनाव आयोग को हटाने के लिए, जिसमें राष्ट्रपति को हटाते हैं, इसी प्रकार संसद से मदद लेना पड़ता है। प्रथम चुनाव आयोग कौन था भारत का? सुकुमार सेन, वर्तमान में तो बता दिए थे ज्ञानेंद्र कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग, वही चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या है? उनका एक ही मुख्य काम है कि स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव कराना। कोई पार्टी किसी के दबाव में नहीं, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव कराना, ये आपका इसका है। यूं अभी आप देखते हुए मुद्दा कर दिया था, जो वर्तमान में जो चुनाव आयोग है बीजेपी के फेवर में वोटी का चोरी का उधर उधर चला था, पता नहीं, अब तो कोर्ट के पास में गए, उसका तो निर्णय कोर्ट करेंगे, हम आप इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। तो चुनाव आयोग का क्या काम है? स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में किसके समान है? ब्रिटेन के महारानी के समान। इस प्रकार ब्रिटेन में महारानी एक मुकुट के समान है, बाकी काम क्रिया प्रधानमंत्री करते हैं, वो सिर्फ एक शो पीस है सिग्नेचर करने के लिए। उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति एक शो पीस है, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए, बाकी डिसीजन सारा संसद करते हैं का, प्रधानमंत्री करते हैं, संसद से मदद लेके, अपना मंत्रिमंडल के मदद लेके राय विचार लेके। ब्रिटेन के महारानी के समान भारत का राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन लाइबिलिटी शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? ये थोड़ा अंग्रेज तंग्रेज वाला है, चलिए इसको हटे स्क्रिप करके। J.S. गिल, आंसर नंबर ए। ये आपको हम बताए थे पहला लेक्चर में, राज्य के लिए कौन सा तत्व नहीं है। कौन सा तत्व है? हमको भौगोलिक चाहिए, जनसंख्या चाहिए, संप्रभु चाहिए, राजनीतिक नहीं चाहिए। राज्य के लिए हमको राजनीतिक नहीं है। राज्य की परिभाषा कब दिया था? राज्य की परिभाषा 1935 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में दिए हुए थे। मॉन्टेविडियो आपको कहाँ, उरुग्वे का राजधानी मॉन्टेविडियो है, वही कन्वेंशन हुआ था उरुग्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये तो बार बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून मंत्री, भारत का प्रथम कानून मंत्री तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का प्रथम कानून मंत्री। आंसर नंबर बी। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? भारतीय व्यक्ति भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। उस पर से गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। ये प्रथम भी होगा और आखिरी भी होगा, ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों को गणना करने की प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो साधारण बहुमत नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिसका एक ऑप्शन नंबर डी छूटा है, डी होगा अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार का मतगणना होता है। इसका आंसर नंबर होगा डी। ये होता है कि इसका आप थोड़ा समझा देते हैं, एक सेकेंड। ये क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे 2-3 व्यक्ति खड़ा है चुनाव में, ठीक है ना। तो 2 व्यक्ति का टक्कर है का, तो एक व्यक्ति का वोट को दोनों व्यक्ति में अनुपात में बांट दिया जाएगा, जो कि किसी का वोट फालतू नहीं जाए। ये है अनुपातिक पद्धति। और उसको हम डिटेल करेंगे तो जब हम सब्जेक्टिव करेंगे आप यहाँ समझा देंगे। जब तक थोड़ा हल्का ब्रीफ में देख लीजिए। ये क्या बोलता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया, ठीक है ना। बाकी आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कुल अनुच्छेद कितना है अपना संविधान में? कुल अनुच्छेद कितना है का? तो 395। देखिए, क ख ABCD को हम नहीं छोड़ करके राउंड फिगर में ऐसे तो 450 प्लस हो जाता है, 470 हर साल बढ़ता रहता है, ठीक है ना। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 में से 26 नवंबर 1949 को कुछ लागू किया गया था। ये कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए थे उस समय? जो लागू किया गया था, तो ये आपका लागू किया गया था आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये लागू किए थे। फिर 60 ये लागू किए थे। फिर 324 ये लागू किए थे। फिर 324 360 फिर 360 पर हो गया। एक सेकेंड, 324 ये 366 रहेगा। 366 367 389 391 391 392 कितना का टोटल 15 लागू हुआ था। 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 इसमें और कुछ छूटा है ना, 5 6 7 8 9 हो गया, 60 324 366 367 389 391 392 393 380 एक छूटा है क्या, 388 छूटा है, 380 छूटा है ना। चलिए इसमें वहाँ था मिस्टेक हो गया है, 379 है, इस पर से 380 388, ठीक है ना। इतना अनुच्छेद आपको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। हाँ, एक 393 इतना 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। उसके बाद बाकी 395 से जो बचेगा वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए आपका 71 क्वेश्चन था। उम्मीद होगा कि आप उसको ध्यान पूर्वक देखिए होइएगा, उसको आप बार बार वॉच करिएगा, बार बार देखिएगा, आपको जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। अब बाकी जो होगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। बाकी के लिए मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप वहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है, 1 मिनट, अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। हाँ, बाकी आप कमेंट करते रहिएगा, आपका कितना सही हुआ क्या हुआ, आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।